तो इनकम टैक्स के अंदर हमें कुछ बेसिक टर्म्स और बेसिक पॉइंट्स समझना होगा जो कि चैप्टर नंबर 1 में बताया गया है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सर बेसिक टर्म्स क्या समझेंगे, बेसिक चीज़ें क्या समझेंगे, वो एक एक करके समझ लेते हैं, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है तो इसके अंदर कुछ वर्ड यूज़ होता है जैसे असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एसएससी, कुछ एक वर्ड्स हैं उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं टर्म्स को, फिर आगे टू बी कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली इन्हीं बातों पे डिस्कशन किया गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, दो चीज़ों की मीनिंग को देखेंगे। एक समझेंगे हम असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, और साथ के साथ एक हम समझने वाले हैं प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। ये दोनों होता क्या है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, हम देखते हैं। लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लेते हैं हमारा 1/4/2018 एक साल मान लिया, 2018 की जगह पे 2020 मान लेते हैं। ये ईयर जो है ना हमारा, ये एंड कब होगा, ये ईयर हमारा एंड हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा 31/3/2021, 31/3/2021 में एंड होगा, है ना। क्लियर, आप सभी को पता है ना ये ईयर। तो हुआ यूं मान लेते हैं कि एक पर्सन है मिस्टर राम, मिस्टर राम, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये जॉब करता है। तो बताइए इसे सैलरी कब मिलेगा, हर मंथली मिलेगा, हर महीने इसे सैलरी मिलता जाएगा, जो भी पूरे मंथ ईयर में मंथ होगा उसमें मिलता जाएगा, सोन। तो अगर मैं राम से बोलूं कि भाई तुम्हें सैलरी मिला है, अपने घर बाद में जाना, पहले आप मेरे पास आइए और मुझे टैक्स दीजिए, यानी गवर्नमेंट अगर कहती इससे कि आप मेरे पास आइए और पहले मुझे टैक्स दे के जाइए, तो फिर क्या राम के लिए या किसी भी पर्सन के लिए पॉसिबल है? चलो राम मान भी लेता है, इंडिया के अंदर देखा जाए तो कम से कम 40 से 50 करोड़ की आबादी ऐसी है जो कि सैलरीड पर्सन है। तो जो जॉब करते हैं उनकी सैलरी अगर अच्छी खासी है, अगर उसे टैक्स देने जाना होगा तो कितनी लंबी लाइन लग जाएगी, सोचो इमेजिन। तो जो जॉब कर रहा है उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो हर महीने की कमाई तो हर महीने कर रहा है, ये इस महीने भी इसने अर्निंग किया, इस महीने भी किया, इस महीने भी किया, इस महीने भी किया, लेकिन इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर महीने जाके टैक्स दे। चलिए दूसरा पर्सन मान लेते हैं मिस्टर मोहन, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है। इससे बोला गया कि आप हर दिन टैक्स जमा करिए, तो क्या पॉसिबल है वो हर दिन अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकाल पाए? नहीं निकाल सकता। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो रात के 12 बजे तक होता है, यानी इससे बोला जाए हर महीने आप टैक्स जमा करिए, तब भी मोहन बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हमसे तो नहीं हो सकता जी, हर महीने तो हम P&L कैसे बनाएंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएंगे, अपना हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, हम कैसे टैक्स निकाले, कस्टमर तो रात को 12 बजे भी सामान ले लेता है, तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, यानी आप देख पा रहे हो इन दोनों के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस साल में टैक्स जमा कर पाए। जो हमारा साल है ये, इस साल में टैक्स जमा करना पॉसिबल ही नहीं है, इस साल में टैक्स को जमा करना पॉसिबल नहीं है। एग्री? आप एग्री करते हैं इस बात से या कर सकते हैं ये टैक्स जमा? बताइए, कमेंट में बताइए। चलिए आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आप इनकम कमाते ही सरकार को टैक्स दे दोगे या नहीं दे पाओगे उस टाइम पे? पहले आपको कैलकुलेशन का टाइम तो चाहिए, समय तो चाहिए ना। क्वेश्चन है सर ओनली जॉब वालों को ही टैक्स देना होता है? नहीं, सभी को टैक्स देना होता है। हम वो भी देखेंगे किस किस को टैक्स देना पड़ता है, किस व्यक्ति को, पर्सन को देना पड़ता है, वो देखेंगे हम अभी। अक्षय, बताइए। तो जवाब आया कि सर इसके अंदर इस साल में तो टैक्स देना पॉसिबल नहीं है,
गवर्नमेंट ने बोला चलो इस साल में, मतलब यहां पे नहीं दे रहे तो आप 31 मार्च को टैक्स दे देना। अगर 31 मार्च को आपने टैक्स नहीं दिया तो आपके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी, अगर गवर्नमेंट ऐसा सख्त कानून बना दे। तो 31 मार्च को 12 बजे रात तक सेल किया हमने, 12 बजे के बाद ही होगा 1 अप्रैल तो। और क्या हम विद इन अ सेकेंड इतनी सारी बैलेंस शीट के अंदर आइटम को डिटेल करना और इतना सारा खर्चे को लेके P&L बना सकते हैं 1 सेकंड में? बताइए, क्या 1 सेकंड के अंदर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर लेंगे? Amazon ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, ये भी तो बिजनेस है। 12 बजे भी आप ऑर्डर टिच बुक कर देते हो। ऑर्डर बुक करने के बाद क्या इन कंपनी के लिए पॉसिबल है 1 सेकंड के अंदर अपना प्रॉफिट बता के और 1 सेकंड में जमा कर दे, ओहो फाइन लग जाएगा कल? तो नहीं पॉसिबल। तो इस साल में किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपना टैक्स निकाल के जमा कर दे। अच्छा जी, तो सर क्या टैक्स नहीं देना होगा? देना होगा। मैंने ऐसा कब कहा कि नहीं देना होगा? मान लेते हैं यहां से नया साल स्टार्ट हो गया, हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर क्या होगा? 2021। और ये वाला ईयर कब एंड हो जाएगा? हैप्पी न्यू ईयर का एंड कब होगा? 31/3/2022। लो जी, लो जी लो, इस ईयर का दी एंड यहां पे होगा। सरकार क्या कहती है कि भाई इस साल आप पूरे साल में जितना मर्जी पैसा कमाएं, हम आपको नहीं टोकेंगे, हम आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना मर्जी इस साल में पैसा कमाइए, हम आपको कुछ नहीं बोलने वाले। तो सर आपको हम थोड़ा मोहलत देंगे। मान लीजिए आपको मैंने टाइम दे दिया इतना, यानी 31/7/2021। तो कितने महीने का टाइम दे दिया गया आपको जी? आपको टाइम दे दिया गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ का, 4 मंथ की टाइम दे दिए गए। आपका जो भी वॉटेवर इनकम है, जैसे भी इनकम कमाते हैं, उस इनकम को कैलकुलेट करिए। आप कैलकुलेट करने के लिए हम 4 महीने का समय देते हैं। अगर 4 महीने में भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाए तो हम आपसे टैक्स ले लेंगे, हम आपसे पेनल्टी भी लेंगे, आपको जेल भी भेजेंगे, सारा काम करेंगे आपके साथ। तो बताइए, अगर कोई बोलता है जी 4 महीने भी कम है, तो समझो कितना नालायक है वो। ऐसे लोगों को तो जेल हो ही जाना चाहिए, 4 महीने कम है। लेकिन बीच में फिर बड़ी बड़ी कंपनी कूद पड़ी, बोली कि भाई साहब हमारा बैलेंस शीट P&L में इतने आइटम है ना, आप सोच नहीं सकते, हमें थोड़ा और मोहलत दो। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, जो भी कंपनीज हैं यानी प्राइवेट लिमिट, उनको हमने टाइम दिया 30/9 तक 2021। यानी साधारण व्यक्ति, हम और आप जैसे व्यक्ति, इंडिविजुअल, उनका लास्ट डेट ये है, इंडिविजुअल। हम देखेंगे भी, आगे भी पढ़ेंगे, और कंपनी वगैरह के लिए ये डेट रखा गया। हम अभी इस पे फोकस करते हैं, कंपनी के लिए वो मैंने एक्स्ट्रा बातें बता दी हैं आपको। यानी यहां से यहां तक जो भी पैसे कमाएंगे सर, क्या उस वाले पे कमाई पे अगर हमें टैक्स देना हो तो हम इस साल नहीं देंगे। यानी ये साल जो था हमारा, ये साल हम कमाए गए, इनकम कमाते रहे, टैक्स नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और ये वाला साल में ओ हो गुना भाग जमा घटा कर लो और यहां तक सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स दे दो। टिक, गवर्नमेंट को टैक्स दे दो। अगर इस तारीख से लेट हुए तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। आप मुझे बताइए, सिंपल सा जवाब देना, जिस साल पैसे कमाए जा रहे हैं क्या उस साल हम टैक्स दे पाएंगे? जिस साल पैसे कमाए जा रहे हैं क्या उस साल हम टैक्स दे पाएंगे? सिंपल सा जवाब दें आप। तो जवाब है सर, नहीं दे सकते सर, हमें तो अगले साल में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और इस साल में बैठ के क्या करेंगे? यहां पे बैठ के क्या करना है हमें? यहां पे बैठ के हमें कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन, यहां पे बैठ के हमें कैलकुलेशन करना है। सर जो ये कैलकुलेशन करना है, क्या ये कैलकुलेशन जो करेंगे वो यहीं से यहीं तक करेंगे? बिल्कुल। अगर इसके बाद आपका मन करता है कैलकुलेशन करने का तो जेल में बैठ के करिएगा कैलकुलेशन, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे।
कैलकुलेशन को बोलते हैं हम असेसमेंट, कैलकुलेशन को बोला जाता है असेसमेंट। तो जिस साल में कैलकुलेशन किया जाएगा उसको बोला जाएगा असेसमेंट ईयर। जिस साल में कैलकुलेशन किया जाएगा बोला जाएगा असेसमेंट ईयर। और हम असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन तो करेंगे, लेकिन किस साल की इनकम के लिए करेंगे? असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन तो करेंगे, लेकिन किस साल की इनकम के लिए करेंगे? तो जवाब है सर, हम इस साल की इनकम के लिए इस साल में कैलकुलेशन करेंगे। तो सर कैलकुलेशन जो करेंगे वो हम करेंगे किस साल की? पिछले साल की, यानी प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर। जो भी नोट्स है सारे नोट्स मैं अपलोड करूंगा इसके अंदर, कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल 10 ईयर लेना। 10 ईयर जो शिवदास एंड सन्स का आएगा वो पूरा का पूरा मैंने अपडेट किया है और एक एक चीज मैंने खुद उसके अंदर लिखा है। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपको वही नोट्स लेना है, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाएगा, बुक के झमेले में नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट मैं PDF तो अपलोड कर ही दूंगा। तो सर एक बात समझ में आया, असेसमेंट ईयर का मतलब जिस साल कैलकुलेशन करते हैं, प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल इनकम कमाया जाता है, यानी इनकम इस साल कमाया, तो प्रीवियस ईयर का मतलब इन विच ईयर इनकम इज अर्न। समझ में आया कि नहीं आया? असेसमेंट ईयर इन विच ईयर इनकम इज कैलकुलेटेड। अगर मैं बोलता हूं कि असेसमेंट ईयर 18-19 का टैक्स निकालो, असेसमेंट ईयर 18-19 का, तो आप कौन से साल की इनकम कैलकुलेट करेंगे? मैंने कहा 18 और 19 असेसमेंट ईयर है, शॉर्ट फॉर्म में AI बोलूंगा। तो आपको मैंने बोला कि 18-19 का टैक्स निकाले असेसमेंट ईयर। क्या आप 18-19 का सेल परचेस लेके बैठ जाएंगे? क्या आप 18-19 की सैलरी लेके बैठ जाएंगे? बताइए कौन से साल का आप सारी चीजें लेंगे? जवाब मुझे बहुत जल्दी आना चाहिए, बताइए कौन से साल का लेंगे? तो जवाब मिल गया, सर हम लेंगे पिछले साल का, प्रीवियस ईयर 18-19 में हम किसका लेंगे? 17-18 का, यानी इनकम आएगा 17-18 का। तो वेरी वेरी सिंपल। अगर आपसे कोई पूछे कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर दैट ईयर इन विच ईयर टैक्स इज कैलकुलेटेड फॉर प्रीवियस ईयर इनकम, जो प्रीवियस ईयर का इनकम है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिस साल पैसे कमाए जाते हैं। कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? क्लियर है ईच एंड एवरीथिंग? चलिए आप मुझे बताइएगा ध्यान से, अक्षय भी देख रहे हैं और सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं एप्लीकेशन पे भी, आप मुझे बताना क्या प्रीवियस ईयर जो ये वाला साल है ये हमेशा 12 महीने का रहेगा या 13 महीने का भी हो सकता है या फिर 8 महीने का भी हो सकता है? जो प्रीवियस ईयर है कैन बी लेस देन 12 मंथ। सिंपल सा, क्या प्रीवियस ईयर हमारा 12 महीने या 12 महीने से कम का भी हो सकता है? क्या है जवाब? है यस। है सर, बिल्कुल। आपने अगर मान लो, आप मेरी बात सुने लो, आज अगर सपोज करिए आपने बिजनेस स्टार्ट ही करा है, यहां पे इस जगह पे बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपका प्रीवियस ईयर कितना होगा? इत्तू सा होगा, इत्तू सा प्रीवियस ईयर है। तो क्या ये पूरे 12 महीने होंगे? ना जी ना। तो जिस साल बिजनेस स्टार्ट होता है ऑन दैट ईयर हमारा प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर तो हमेशा पूरा साल ही काउंट करेंगे। असेसमेंट ईयर ऑलवेज 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 12 मंथ, इस बात का ध्यान रखना है। असेसमेंट ईयर इज always 12 month, but previous year can be 12 month or less than 12 month। लेकिन 12 महीने से ज्यादा मत बोल देना भाई साल, फिर तो गलती हो जाएगा आपका। ठीक है जी सर, अभी समझ लिया असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, और प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है और 12 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है। अब कुछ एक पॉइंट एक्सेप्शन है, यहां पे कुछ एक एक्सेप्शन है जो मैं लिखने वाला हूं। एक्सेप्शन ये है कि मैंने अभी आपको सिखाया कि जो यहां से यहां तक इनकम कमाया जाएगा उस इनकम पे टैक्स हम यहां ना देके हम यहां पे कैलकुलेट करके देंगे।
लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिस केस में आप इनकम यहां से यहां तक कमाएंगे, इनकम यहां से यहां तक कमाएंगे और टैक्स भी इसी साल देना पड़ेगा, टैक्स भी आपको इसी साल देना पड़ेगा। कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस हैं। तो सर ऐसा क्या केसेस है? नंबर 1, सपोज करो आप हिंदुस्तान से परमानेंटली बाहर जा रहे हो, जैसे विजय माल्या चले गया, और आप परमानेंटली या लॉन्ग टाइम के लिए, और आप वापस ही नहीं आओगे, तो क्या गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेने के लिए बाहर जाएगा, अमेरिका में बोलेगा कि अक्षय जी आप मुझे टैक्स दीजिए, आप नहीं दे के आए थे? नहीं हो सकता ना जी, नहीं हो सकता। तो अगर कोई व्यक्ति परमानेंटली इंडिया से बाहर जाता है, तो जब बाहर जाते हैं ना, तो हमारा जो पासपोर्ट होता है उसके ऊपर वीजा लगा होता है, उसके ऊपर स्टैंप लग जाता है, परमानेंटली जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, विजिटिंग के लिए जा रहा है, सब कुछ लगा होता है। तो इन केस ऑफ परमानेंटली लीविंग इंडिया, लीव इंडिया, परमानेंटली लीव इंडिया, मैं पूरा नोट्स भी दूंगा, उस नोट्स में से जो मैंने हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको, जिसको पूरा कॉपी करना है आपने। अगर कोई व्यक्ति परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जाता है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा, तो टैक्स बताओ कब देगा? ऐसे सिनेरियो में जिस साल कमाया है उसी साल उसे टैक्स देना होगा, तभी इंडिया छोड़ के जा सकता है। नंबर 2, शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस, ड्यूरेशन बिजनेस, ये कौन सा बिजनेस है सर? कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि बहुत कम समय के लिए किया जाता है और उसके बाद उस बिजनेस को परमानेंटली खत्म कर दिया जाता है। तो मान लो कि मैंने जन्माष्टमी पे एक बिजनेस करने का सोचा और मैंने बोला इसी साल करेंगे, इसके बाद कभी नहीं करेंगे हम। तो ऐसे बिजनेस के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत क्यों है? आप जिस साल पैसे कमाएंगे उसी साल आपको टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 3, डिसकंटिन्यू बिजनेस, आपने अपने व्यापार को पूरी तरीके से बंद कर दिया, बिजनेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि आपने अपने बिजनेस को तो बहुत पुराने समय से चलाते ही आ रहे थे, अगर आप जिस साल बंद करेंगे उस साल के लिए आपके लिए कोई असेसमेंट ईयर नहीं होगा, जिस साल आपने पैसे कमाया है उसी साल आपको टैक्स देना होगा। डिसकंटिन्यू में आपका बिजनेस बंद हो रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप कोई त्यौहार वगैरह पे कर रहे हो इस तरीके का। नंबर 4, नॉन रेजिडेंस शिपिंग बिजनेस, अगर मुझे अमेरिका से कुछ सामान मंगाना हो और शिप के थ्रू, तो हो सकता है कि 1 महीना भी लग जाए, हो सकता है 2 महीने भी लग जाए, और जब ये वापस चले जाते हैं अमेरिका से सामान देके, तो उस सिचुएशन के अंदर वो कब वापस आएगा हमें नहीं पता होता। तो शिपिंग बिजनेस के केस में भी हमें जिस साल उसने पैसे कमाए हैं, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट क्या होता है हम देखेंगे बाद में, तो उसको उसी पे टैक्स देना पड़ेगा। समझ लो फॉरेनर कोई है शिपिंग बिजनेस वाला, बाहर की कंपनी है और इंडिया में पैसे कमा लेती है, तो उसे उसी टाइम पे टैक्स देके फिर भारत से बाहर जाने दिया जाएगा। तो अभी हमने असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर के कुछ एक्सेप्शन देख लिए हमने, और हमारा प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ हो सकता है, वो भी देखा। फटाफट से नोट करिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम आगे चलें। इसमें कोई डाउट है तो पूछे, फिर हम आगे चलते हैं। एप्लीकेशन पे भी जिन बच्चों ने कोर्स बाय कर रखा है, तो एप्लीकेशन पे भी आप सभी को दिख जाएगा लाइव क्लास में, आप जब मर्जी वीडियो देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। डन। कोई समस्या है तो बताएं।
कंप्लीट। क्लियर। CMA का इनकम टैक्स, देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपका नेम है सवीन, तो इनकम टैक्स में तो आपका ऐप पे तो मैं डाल ही रहा हूं, तो CMA हो चाहे आपका BCom हो चाहे CA हो चाहे CS हो, सबका सिलेबस सेम ही रहता है। बस फ़र्क ये है कि उसमें MCQ पैटर्न पे आता है आपका एग्ज़ाम, तो वो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो मैं डाल दूंगा, बाकी MCQ नहीं, मैं इसे मेनली फोकस रहेगा मैं कॉन्सेप्ट सारा समझाऊं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो MCQ डेफिनेटली आप कर लोगे। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आती है तो डेली 9:30 बजे यूट्यूब पे मैं लाइव आऊँगा, और एप्लीकेशन पे तो लाइव रहता ही रहता हूँ मैं, तो उसके अंदर स्पेशली डाउट भी आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो, तो उसके लिए आप कुछ भी कॉन्सेप्ट वाइज पूछ सकते हो मेरे से। चलिए इसे इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हम बेसिक टर्म्स देख लें, जो कि पहला चैप्टर हमें सिर्फ बेसिक टर्म्स के बारे में ही नॉलेज देता है, और बेसिक टर्म्स के बारे में क्या क्या नॉलेज देता है वो भी देखते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। हमने 2 वर्डिक देख लिया है, एक हमने देख लिया है असेसमेंट ईयर और एक हमने देख लिया है प्रीवियस ईयर। चलिए एक और डेफिनेशन हमें देखना है, एसएससी। सर एसएससी कौन होता है, इसे देखते हैं हम। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके। मान लो कि मैं सरकार को टैक्स देता हूं, तो मैं एसएससी हूं, मेरा नाम अनुज कुमार सिंह है, तो उससे सरकार को लेना देना नहीं है। सरकार सिंपल से वर्ड डालेगा कि एसएससी टैक्स दे रहा है। आप टैक्स नहीं देते तो आप एसएससी नहीं हो। तो सर टैक्स देना कब है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपकी इनकम मान लेते हैं 2.5 लाख, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स पता है कितना देना है? निल। लेकिन अगर मान लो आपकी इनकम 2.5 की जगह पे 3 लाख हो, तो बाकी बचे हुए 50,000 पे आपको 10% के हिसाब से 5,000 सरकार को टैक्स देना है। तो मुझे आप जवाब दीजिएगा, मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, तो क्या मैं सरकार को टैक्स दूंगा? तो जवाब है सर आप क्यों दोगे टैक्स, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक तो सरकार ने माफ किया हुआ है। तो मेरी इनकम अगर 1 लाख रुपए है और मैं सरकार को टैक्स नहीं देता तो मैं एसएससी नहीं हूं। अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए है तो क्या मैं सरकार को टैक्स दूंगा या नहीं दूंगा? तो जवाब है यस सर, आप सरकार को टैक्स दोगे। तो इसका मतलब मैं क्या माना जाऊंगा? एक मैं एसएससी माना जाऊंगा। तो सिंपल सा वर्ड है एसएससी का कि अगर आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, सरकार को टैक्स पेमेंट करते हो, तो उसे टैक्स पेयर बोल देते हैं या एसएससी बोल देते हैं, ठीक है ना। इसी को हम टैक्स पेयर भी बोल देते हैं और एसएससी, थोड़ा डिफरेंस है इनमें, लेकिन उतने बारीकी पे अभी नहीं जा रहे हम। और अगर मेरी इनकम लिमिट से कम है तो मैं एसएससी नहीं हूं या फिर मैं टैक्स पेयर नहीं हूं। क्लियर? जवाब आ गया सर, क्लियर, ठीक है। यानी एसएससी भी समझ में आ गया। तो सर एसएससी कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ एसएससी, और मैं एसएससी को यहां पर्सन बोलूंगा। इनकम टैक्स में
सेक्शन जो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट का 2 सबसेक्शन 31 में कुछ पर्सन के बारे में डिस्कशन किया गया है कि पर्सन कौन कौन होता है, यानी कौन कौन टैक्स दे सकता है। अक्षय का एक क्वेश्चन आया था, क्या सर सिर्फ सैलरी जिनकी होती है उन्हीं का टैक्स देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। पर्सन इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल। सर इंडिविजुअल का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति जो अकेला है, जैसे कि मान लो राम, सीता या फिर मोहन, हम जैसे, आप जैसे बिल्कुल साधारण व्यक्ति अकेला, हमें सरकार को टैक्स देना है जाके, तो हम किस कैटेगरी में आएंगे? इंडिविजुअल में। इन कैटेगरी वालों की लास्ट डेट जो है, जो लास्ट डेट है टैक्स देने की, वो हर साल की 31/7 होती है। हर साल के मतलब असेसमेंट ईयर 31/7 लास्ट तारीख। इसके बाद एक होता है हमारा, ये इंडिविजुअल हो गया, एक होता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर ये कौन होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? कुछ लॉ बनाए गए हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी हिंदू के लिए। कई बार क्या होता है कि किसी बिजनेस में पूरा का पूरा परिवार लगा होता है और वो सारे परिवार वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो हर परिवार को अलग अलग टैक्स ना देके वो क्या करता है, उसमें से एक जो मुखिया होता है वही टैक्स भर देता है। तो इसके अंदर मुखिया की हम बात करें ना, जैसे आपने देखा होगा जो फैमिली बिजनेस होता है तो उसमें सभी मिले हुए हैं, तो वो HUF के नाम से टैक्स भी भरते हैं। तो इसके अंदर जो मुखिया होगा, जो मेन पर्सन होगा, उसे हम बोलेंगे कर्ता। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जाएगा और हिंदी में भी कर्ता बोलेंगे, यानी मुखिया। टैक्स कौन देगा? ये देगा, HUF। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ब्रदर्स, जैसे मैंने बोला कि राम एंड सन्स, या फिर आपने कई बार बिजनेस के बोर्ड के आगे लिखा होगा ब्रदर्स। तो ये बेसिकली एक बिजनेस होता है जो कि परिवार का होता है और इतने बड़े लेवल पे नहीं करते, लेकिन बहुत पुराने टाइम का किया जाता है, तो उसे HUF बोलते हैं। इसकी लास्ट डेट कब होगी सर टैक्स देने की? अगर कोई HUF की टैक्स देता है तो इसकी लास्ट डेट होगी 31/7। मैं इसके अंदर मिताक्षरा, दया भाग, इन सब चीज़ों पे नहीं जा रहा। इसके अंदर HUF के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर कुछ मिताक्षरा होते हैं, कुछ दया भाग होते हैं। मिताक्षरा हिंदुस्तान में इसका HUF का मेंबर बनने के लिए क्या करना होता है? अगर आप इसी फैमिली मेंबर में अगर बॉर्न हो जाते हो, इसी फैमिली मेंबर में, मान लेते हैं एक राम और मोहन है, राम मोहन तो नहीं, मान लेते हैं राम और गीता है, और आप यहाँ पे इसी फैमिली मेंबर में कोई भी पर्सन बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो ऑटोमेटिक इसका मेंबर बन जाता है वो। और इसका मुखिया कौन होगा? कर्ता होगा। या फिर लीगली तरीके से आपको गोद लिया गया हो तो आप इसके मेंबर बन जाओगे। और दूसरा, अगर आपने किसी भी लड़की से शादी किया हो तो वो ऑटोमेटिकली HUF का मेंबर बन जाएंगे। तो ये HUF के मेंबर, कोई मुस्लिम HUF का मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। तो हिंदू के लिए अनडिवाइडेड मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया गया, बोलते हैं ना कि जॉइंट फैमिली है, काइंड ऑफ उस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका भी 31/7 है। और सर, और होता है हमारा कंपनी, 7% है टोटल, सत्ते पे सत्ता 7%। एक है कंपनी, तो कंपनी कौन सा होता है? आप बड़े अच्छे से पढ़ते आ रहे हो, जिसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लग जाए, लिमिटेड वर्ड लग जाए, उसे बोलते हैं हम कंपनी। तो कंपनी को भी टैक्स देना पड़ेगा, और कंपनी जो है इसका लास्ट डेट होता है 30 सितंबर। इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर, 30 सितंबर, 30/9, ठीक है, कंपनी का 30/9। इसके बाद मान लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, मान लेते हैं क्या है? पार्टनरशिप फर्म। सर पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? आप ध्यान से देखें, मान लेते हैं X और Y दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और इस बिजनेस को रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं। किसमें? पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया तो इसे बोला जाएगा पार्टनरशिप फर्म।
इसको जो टैक्स देना होता है, इसकी जो लास्ट डेट होती है, वो लास्ट डेट कब होती है सर बताओ? इसका भी 30/9, इसका भी 30 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है ना? कितने हो गए? 4। टोटल कितने पर्सन होते हैं हमारे? 7। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है, आप इसे पूरा लिख लेना। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI, AOP BOI। सर ये क्या होता है? मान लेते हैं एक X है और एक Y है, इन दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक X अलग है और एक Y अलग है, इंडिविजुअल है दोनों, तो इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसे बोलेंगे BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर तो ये तो पार्टनरशिप ही हो गया ना, इन्होंने अपने आप को एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ना, इसलिए इसे पार्टनरशिप का दर्जा नहीं दिया गया, ये क्या माना जाएगा? BOI, ठीक है ना? सेम अगर मान लेते हैं एक XYZ लिमिटेड है, यानी कंपनी है, और एक Y है, तो दोनों इंडिविजुअल हैं क्या? लेकिन पर्सन तो हैं। यहां पे क्या था? एक X पर्सन था, Y था, तो X भी इंडिविजुअल है, Y भी इंडिविजुअल, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब XYZ लिमिटेड पर्सन की डेफिनेशन है, तो ये अलग पर्सन है, और Y एक इंडिविजुअल, ये अलग पर्सन है, तो इसको बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है ना? तो सर ये दोनों तो पार्टनरशिप तरीके से है, बिल्कुल पार्टनरशिप तरीके से है, बेसिकली ये जॉइंट वेंचर टाइप का होता है, और ये पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होते, इसलिए इसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इसका भी हमारा जो लास्ट डेट होता है नॉर्मली डिपेंड करता है कि किसके ऊपर है, तो 31/7 का लास्ट डेट होता है। मैं एक तरीके से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मान लेता हूं कि 31/7, और डिफरेंट डिफरेंट डेटेड होते हैं कई बार हर सिनेरियो के अंदर। बिल्कुल हम जॉइंट हिंदू फैमिली भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अक्षय ने बोला इसे जॉइंट हिंदू फैमिली बोल सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अभी हम पर्सन देख रहे हैं, कितने देख लिया? 1 2 3 4 5। इन पांचों का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इंडिविजुअल मैं और आप, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप हम दो लोगों ने मिलकर बिजनेस किया, रजिस्ट्रेशन भी कराया। बॉडी इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और इसके HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके अंदर कोई मेंबर हिंदू बन सकता है। यहां तक कोई डाउट है तो बताएं, यहां तक कोई डाउट है तो बताएं। नो सर कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला पॉइंट, छठा पर्सन, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी, सर लोकल अथॉरिटी क्या होता है? शायद विजुअल में कोई दिक्कत हो थोड़ी बहुत। लोकल अथॉरिटी जिसे LA भी बोलते हैं, लोकल अथॉरिटी होता है हमारा जैसे कि म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, MCD, यानी बेसिकली ये गवर्नमेंट के अंडर होता है। MCD हो गया, चाहे छोटे बच्चों का प्राइमरी स्कूल हो गया, तो इसके अंदर आ जाता है, तो इसे बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। ये भी टैक्स देते हैं, अलग अलग सिनेरियो है टैक्स देने का, इसलिए मैं डेट स्पेसिफाई नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है ना? कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4 5 6। इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए ना, तो हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 2, इसके बाद 31 है, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? 2 सबसेक्शन 31 भी बहुत लोग बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल होता है 2 क्लॉज 31, 2 क्लॉज 31 बोला जाता है डेफिनेशन के बाद, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए सर अगला पर्सन बता दे। बिल्कुल जी अगला भी बताएंगे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जुडिशियल पर्सन,
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अब सर ये क्या होता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन? जुडिशियल का मतलब होता है जिसे कानून के अंतर्गत बनाया गया है, जिसे कानून के अंतर्गत बनाया गया है। जिसे कानून के अंडर बनाया गया है, जैसे जिसे पार्लियामेंट एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं हमारा इंस्टीट्यूट ICAI, हम इसमें DU का भी एक तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं, लोकल अथॉरिटी में भी आ सकता है, इसमें भी। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी में कुछ चीज़ें और बता दूं। लोकल अथॉरिटी के अंदर तो MCD आ गया, बाकी जितने मंदिर है, मस्जिद है, ट्रस्ट है, वो लोकल अथॉरिटी के अंदर कवर्ड हो जाता है, उनको भी टैक्स देना होता है, ठीक है ना। तो 7 पर्सन है, तो सर हम क्या इन सभी पर्सन की इनकम के बारे में निकालना सीखेंगे क्या हम इनकम टैक्स में? नहीं बच्चे, हम इनकम टैक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल की इनकम को निकालने की बात करेंगे। हम इन सभी के इनकम को निकालना नहीं सीखते, क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक और अलग अलग सब्जेक्ट्स बन जाता है। कंपनी के टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग बोला जाता है, बाकी इन सभी का निकाल सकते हैं, पार्टनरशिप टैक्स प्लानिंग का भी निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं निकालेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे होगा? हमारा इंडिविजुअल। 7 तरीके का। अब इंडिविजुअल पता है कहाँ कहाँ से पैसे कमा सकता है, या इन सभी कहाँ कहाँ से पैसे कमा सकते हैं? टोटल 5 जगह है हमारे पास, 5 जगह है हमारे पास पैसे कमाने के। सर कौन कौन से 5 जगह है जहां से हम पैसे कमा सकते हैं? यानी 7 पर्सन है जो 5 ही जगह से पैसे कमाया जा सकता है। देखिए, नंबर 1, या तो जॉब करेगा तो कहां से पैसे कमाएगा ये? सर सैलरी से। नंबर 2, अगर मकान किराए पे दे रखा है इसने तो रेंट आएगा, तो उसे बोलेंगे हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3, अगर इसका बिजनेस है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन। नंबर 4, अगर कोई मकान खरीद बिक्री कर रहा है तो कैपिटल गेन। ये सारे चैप्टर हैं हमें जो पढ़ने हैं। नंबर 5, इसके अलावा जुआ वगैरह खेल लिया, लॉटरी वगैरह जीत गया तो अदर सोर्स, ब्याज वगैरह के लिए अदर सोर्स। तो हमारे टोटल कितने जगह से पैसे कमाए जाते हैं? वो टोटल है 5 जगह, और इस 5 जगह से जो पैसे कमाए जाते हैं उसको बोला जाता है हेड्स ऑफ इनकम। तो कितने हेड्स ऑफ इनकम है हमारे? 5। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन बोला जाता है, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। हाँ जी, ये 5 जगह से इनकम होता है, इसके अलावा और इनकम नहीं होता। तो सर कितने चैप्टर हैं इनकम टैक्स के अंदर, हमें ये भी समझना चाहिए। तो आप एक चीज ध्यान रखें, जैसे कि 11th क्लास की मैं बात करता हूं सिंपल। 11th क्लास के अंदर आपके पास देखा जाए तो मेन मुद्दे की बात थी ना, तो फाइनल अकाउंट थी, क्योंकि जर्नल सिखाया गया, लेजर सिखाया गया, ट्रायल सिखाया गया, तभी फाइनल अकाउंट कर पाए आप। तो हमारा मेन मुद्दे की बात कर्क्स तो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। उसके लिए हमने जर्नल सीखा, लेजर सीखा, ट्रायल बैलेंस सीखा, रेक्टिफिकेशन सीखा, डेप्रीशिएशन सीखा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीखा। इन सभी बातों को समझाया गया ताकि हम अच्छे से बैलेंस शीट बनाना सीख सकें। सेम ऐसे इनकम टैक्स के अंदर आपके इन्हीं 5 इनकम को निकालना सिखाया जाता है, लेकिन इन 5 इनकम को निकालने के लिए और छोटे छोटे काफी सारे चैप्टर बना दिए गए हैं, जैसे सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग ऑफ इनकम, एग्रीकल्चर इनकम और डिडक्शन। बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर जो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। कौन कौन से इनकम देख लिया हमने? आज हमने देख लिया असेसमेंट ईयर का मीनिंग, आज हमने देख लिया प्रीवियस ईयर का मीनिंग, आज हमने देख लिया कि एसएससी किसे बोलेंगे, और एसएससी के साथ साथ पर्सन कितने? 7 पर्सन है। इस पर्सन को हमने देख लिया कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन सभी को देख लिया। और कितने हेड्स ऑफ इनकम है हमारे? ये जो मैंने लिखा है ये हमारे हेड्स ऑफ इनकम है। टोटल हेड्स ऑफ इनकम कितने हमारे? 5 हेड ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम। तो ये हमारे टोटल हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं हमारे? 5 है। तो इसको फटाफट नोट करिए। फर्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक टैक्स रेट और है, बाकी कुछ भी नहीं है।
फर्स्ट चैप्टर में इंट्रो था और जो इंट्रो हमें सीखना था वो हमने सीख लिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको जो पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे उसमें सारे क्वेश्चंस भी होंगे, 10 ईयर जो लोगे उसके अंदर भी मिल जाएगा आपको। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका असेसमेंट ईयर को डिफाइन करें, प्रीवियस ईयर को डिफाइन करें, या फिर एसएससी क्या होता है इसको डिफाइन करें, प्रीवियस ईयर क्या हमारा 12 महीने से कम का हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा दिया जाता है। फटाफट से इसको नोट करिए आप। नोट करिए, इसका है 2(9) में सेक्शन। ठीक है, डन। आज हम यहीं तक करते हैं इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, न्यू चैप्टर ही देखेंगे जिसका नाम होगा रेजिडेंशियल स्टेटस। इसको फिलहाल नोट कर लीजिए आप सभी।